इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्ष यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अगर समझ लो कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं, है ना। मतलब यूनाइटेड नेशन अगर शरीर है तो उस शरीर के 6 इम्पॉर्टेंट हिस्से, 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो 6 इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशन की, जो कि एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट और एक खुद यूएनएससी। ठीक है, तो इन 6 ऑर्गन्स में अगर तुमको कोई कहे कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन अगर यूनाइटेड नेशन में कोई है तो वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके कुछ बेसिक फैक्ट समझेंगे। इसको उस फैक्ट्स में कुछ समझने वाली बात नहीं है, जो एनालिटिकल पार्ट है उसमें हम लोग अभी थोड़ी देर में जाएंगे। ठीक है, पहले कुछ फैक्ट को समझते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना यूएन चार्टर के द्वारा की गई थी 1945 में। जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो एक ऐसे संस्थान, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो ये इंश्योर करे कि वापस से कभी इस तरीके का वार ना हो। ठीक है, जिसमें कि साफ दिखाई दे रहा है कि यूएनएससी बिल्कुल असक्षम और इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, देखो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था ना हर्ष, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऐसी संस्था बनाई गई थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। काम क्या था लीग ऑफ नेशन का कि भाई आप ये इंश्योर करना कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। और फिर हुआ क्या? ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, तो लीग ऑफ नेशन का रेलेवेंस ख़त्म हो गया। लीग ऑफ नेशन की जगह बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूएन चार्टर से। तो बेसिकली लीग ऑफ नेशन का जो पर्पज़ था, लीग ऑफ नेशन का पर्पज़ था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। वही प्राइम पर्पज़ जो है यूएनएससी का भी है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यूएनएससी, या क्वेश्चन है यूएनएससी, बहुत ऑफन ये क्वेश्चन आता है कि यूएनएससी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन काम क्या है। यूएनएससी का मेन काम है ये इंश्योर करना कि भाई दुनिया में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन क्या अभी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी है? अगर वास्तविक में देखो तो नहीं है। मिडिल ईस्ट में झमेला चल रहा है। ठीक है, सीरियन सिविल वॉर के अगर बारे में बात कर लो, आईसिस जो है, कितने सारे आतंकवादी संगठन जो है जो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ठीक है, रशिया यूक्रेन का इशू देख लो, इजराइल पैलेस्टीन का इशू देख लो। ठीक है, अफ्रीका में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मिलिट्री कू चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को लोग रहने नहीं दे रहे। ठीक है, तो क्या दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या शांति बनी हुई है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूएनएससी जो है वो 21st सेंचुरी में बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट, सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है अपने पर्पज़ को सर्व करने में। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ को समझना हर्ष। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जिस तरीके से लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने से, वैसे ही यूएनएससी भी फेल हो जाए वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने से। रशिया यूक्रेन इजराइल पैलेस्टीन में लंबे समय तक युद्ध चल रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पा रहा है, एक म्यूट स्पेक्टेटर, मतलब बस खड़ा होकर चुपचाप देख रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहने को है कि भाई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, बट वास्तविक में ये हो नहीं पा रहा है। और इसका कारण है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव ना होना। आज के टाइम पे अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपना पर्पज़ सही में सर्व करना है, सही में अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा। उसके बाद यूएनएससी की हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन के कुल 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स में से एक यूएनएससी है। ठीक है, अब देखो यूएनएससी का जो कॉम्पोजिशन है ना, कि यूएनएससी में कितने मेंबर्स होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, वो यूएन चार्टर का आर्टिकल 23 बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 23 बताता है कि यूएनएससी में कितने मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? तो यूएनएससी में 15 मेंबर होंगे। ठीक है, 5 होंगे परमानेंट मेंबर्स, 5 होंगे परमानेंट मेंबर्स और 10 होंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, 5 होंगे परमानेंट मेंबर्स, मतलब वो कभी रिटायर नहीं होंगे, उनको इलेक्शन से आने की ज़रूरत नहीं है, वो बस बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको कोई हटा नहीं सकता।
तो 5 है परमानेंट मेंबर, 10 है नॉन परमानेंट मेंबर। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ना मेरे भाई, इनको इलेक्ट होकर के आना पड़ता है, इनको चुनाव लड़के आना पड़ता है। और ये चुनाव कहाँ पे होती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर को, याद रखना, हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करता है, ठीक है। और उनका टेन्योर कितना होता है? 2 साल का, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यूएनएससी में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको चुनाव करके आना पड़ता है और उनका टेन्योर 2 साल का होता है। और जनरल असेंबली मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ठीक है भैया, इलेक्ट तो होते हैं लेकिन दुनिया भर में इतने देश हैं और 10 ही नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हर देश यूएनएससी के नॉन परमानेंट सीट में खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता। भाई अफ्रीका में तो अकेले 54 देश हैं, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और 10 ही जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स के यहाँ पे सीट है, ठीक है। तो देखो, अगर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो एशिया अफ्रीका से, याद रखो, एशिया और अफ्रीका मिला के 5 सीटें हैं, ठीक है। मतलब एशिया और अफ्रीका से जितने भी कंट्रीज़ है एशिया अफ्रीका में, उनमें किन्हीं 5 देश के ही लोग जा कर के बैठेंगे, ठीक है। और वो तय होगा कि अब कौन सा देश जाएगा, वो इलेक्शन के माध्यम से तय होगा, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट यूरोप में देखो 2 है, लैटिन अमेरिका में 2 है और ईस्ट यूरोप से 1 है। समझ आ रहा है? मतलब कि ईस्ट यूरोप में जितने भी देश है, उन देशों में कोई एक ही देश का मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर में जाएगा, बाकी ईस्ट यूरोप से कोई जाएगा नहीं, ठीक है। और ये सब तय कैसे होगा? इलेक्शन के माध्यम से। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, यही यूएनएससी के फेलियर का कारण है, ठीक है। अभी सभी चीज़ को समझेंगे। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस। चाइना, यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस जो है, ये 5 परमानेंट मेंबर है। इनको P5 कहा जाता है। इनके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर होता है, उसको हम कहते हैं वीटो पावर। उसको हम कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। अगर इन 5 देश में किसी एक देश ने भी कह दिया कि नो, इसका मतलब नो, तो मान लो कि 15 लोग हैं, 15 मेंबर्स हैं ना कुल, मान लो कोई रिजोल्यूशन आया, उस रिजोल्यूशन में 14 लोगों ने हाँ बोला कि हाँ इसको पास होना चाहिए, 14 लोगों ने, और सिर्फ एक रशिया या यूएस या P5 में कोई भी एक कंट्री उसको नो कर दिया, तो वो पास नहीं होगा। ये है वीटो पावर की शक्ति, समझ में आया? और यही वीटो पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से यूएनएससी जो है अपना पर्पस सर्व नहीं कर पा रहा। आगे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इतना समझ में आ गया। काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है वो मंथली रोटेट करती है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में फ़ैसले कैसे लिए जाते हैं? तो फैसले लिए जाते हैं 9 की मेजॉरिटी से। मतलब 15 लोग हैं, 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स में हमें 9 लोगों की जो है वोट चाहिए होगा। लेकिन याद रखना, इन 9 लोगों में भी हमें जो P5 नेशंस है उनका हाँ चाहिए, उनका येस बहुत ज़रूरी है। अगर P5 में किसी ने भी वीटो कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मान लो कि 15 नेशन में 12 नेशन ने हाँ बोल दिया, लेकिन P5 में कोई एक ऐसा नेशन है, मान लो यूके ने, उसने वीटो कर दिया, मतलब नो बोल दिया। वीटो करना मतलब नो बोल देना, ठीक है। तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। ये है वीटो पावर की शक्ति, ठीक है। तो जिस देश के पास वीटो पावर है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है अच्छे से परस्यू कर पाएगा, ठीक है। तो इतना तुमको क्लियर हो गया। अब देखो, यूनाइटेड नेशन में जितने मेंबर कंट्रीज़ है, यूनाइटेड नेशन की बात का मतलब कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट तो उन्हीं 15 देशों के पास है। और यूएनएससी में फैसले कैसे लिए जाते हैं? 9 लोगों की मेजॉरिटी से लिया जाता है, 9 मेंबर्स की मेजॉरिटी से, इंक्लूडिंग कॉन्करेंस ऑफ P5, मतलब उसमें P5 का हाँ चाहिए होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये बात है। अब आते हैं कि भारत का हमेशा से एक कैंपेन रहा है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं कि क्यों भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलने की ज़रूरत है और मिलना चाहिए? भारत क्यों एक टॉप मोस्ट कंटेंडर है परमानेंट मेंबरशिप के लिए? वैसे भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान, ब्राज़ील ये भी कंटेंडर के रूप में है, ठीक है। तो हम भारत की बात करेंगे कि भारत को क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी हम बात करेंगे कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या है और होनी चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि क्या क्या रोड ब्लॉक्स है, क्या क्या भारत के पास जो है ऑब्स्टिकल्स हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए, ठीक है।
और फिर हम बात करेंगे कि यूएनएससी में आज के टाइम पे क्या क्या लूप होल्स हैं, क्यों यूएनएससी अपने पर्पज़ को सर्व नहीं कर पा रहा। इन सारी चीज़ों पे जो है हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। समझो, पहले हम शुरू करते हैं कि भारत, तुम क्या क्या आर्गूमेंट दोगे, ठीक है, कि भारत को क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि दुनिया में आज के टाइम पे भारत जो है, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, पहले तुम बोलोगे जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़, और कोई दो राय नहीं है कि दुनिया भर में भारत अपने मिलिट्री, अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अफ्रीका के देश में जाओ, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तुमको, है ना। तो भारत जो है दुनिया भर में अपने अर्थव्यवस्था, अपने मिलिट्री के लिए भी जाना जाता है। अगर तुम मिलिट्री के पावर इंडेक्स को देखोगे, गूगल करके पावर इंडेक्स बोल के आता है, उसमें भारत चौथे स्थान में है, ठीक है, चौथे स्थान में। भारत से नीचे तो यूके है, यूके 5वें स्थान पे आता है, और यूके को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, ठीक है। तुम सोचो ना, यूके परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, ठीक है, यूके को, और ऐसी कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप मिली है जो इतिहास में लोगों को एक्सप्लॉइट करना, कॉलोनाइज़ करने के लिए जाना जाता है। ऐसे देश को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है, ठीक है। क्यों मिला है, कैसे मिला है, समझेंगे, ठीक है। आज तुम अगर यूके की इकोनॉमी को देखो तो यूके की इकोनॉमी भारत से नीचे है। अरे अगर तुम पूरा का पूरा जीडीपी को देखो तो पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे स्थान पे तुमको जर्मनी मिलेगा, लेकिन जर्मनी परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है। चौथे स्थान पे जापान मिलेगा, परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है। 5वें स्थान पे भारत मिलेगा, परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है। 6ठे स्थान पे यूके मिलेगा, जो कि परमानेंट मेंबरशिप में है। तो अगर यूके का एग्जांपल है तो यूके की इकोनॉमी भारत, जर्मनी, पंजाब बोलता हूँ, भारत, जर्मनी और जापान से नीचे है। अगर आर्मी वाइज भी देखो तो यूके की आर्मी जो है वो भारत से कमज़ोर है, मतलब भारत से वीक है एक तरीके से पावर इंडेक्स के रूप में। और यूके की पॉपुलेशन कितनी है, यूके की पॉपुलेशन अगर तुम गूगल करोगे तो महज तुमको मिलेगा 6.5-7 करोड़ के आसपास। ये यूके की कुल पॉपुलेशन है। इससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो दिल्ली की है भाई, अकेले। तो फिर भी यूके को मिला हुआ है, भारत को नहीं है, भारत उसमें नहीं है, यूके है, ठीक है। तो पहला तो तुम बोलोगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, और ऐसी स्थिति में अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो इंटरनेशनली एक तरीके से ये मान लिया जाएगा कि भारत एक ग्लोबल प्लेयर है। तो भारत के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है, पहली बात ये बोलोगे। दूसरी बात, इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, और बहुत ही डाइवर्स और वाइब्रेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में भारत को मिलता है तो एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का रिफ्लेक्शन होगा कि हाँ, यूएनएससी में एक ऐसा देश है ना। भाई यूके को ले लिया है आपने, यूके की 6.5-7 करोड़ की आबादी को आपने उसमें रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। भारत का इतनी सब दुनिया की सबसे आबादी वाला देश जो है वो परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है। बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तीसरी बात, अगर हम देखें तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी रिमार्केबल रही है, ठीक है। और भारत एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो भारत का भी एक अहम रोल है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है, तुमको एक एक बात में ना आर्ग्यूमेंट देना है कि किस स्थिति में परमानेंट मेंबरशिप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलती है तो भारत जो है एक और ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को शेप करने में, ठीक है। 3 बात हो गई। चौथा बात, भारत ने यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है भारत का, ठीक है, खास करके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। एग्जाम्पल के तौर पे भारत ने अब तक 49 पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, ये 43 है हर्ट्स, इसको अपडेट करके 49 कर लेना, ठीक है, 49 पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है। 2,60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स, इसको भी बदल लेना, 2,60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स को जो है डिप्लॉय किया है पीस कीपिंग ऑपरेशन, जहाँ पे भारत अपने पुलिस पर्सनल, अपने एनजीओज़, अपने मिलिट्री मैन को भेजता है दूसरे देश में कि जो है शांति वहाँ पे बनाया जा सके, शांति लाया जा सके, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की अपनी आर्मी नहीं है, बल्कि जो मेंबर कंट्रीज़ है वही अपने आर्मीज़ को भेजते हैं, एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भारत ने 49 पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है।
2,60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स भेजे हैं, और अब तक सबसे ज़्यादा फैटेलिटी, सबसे ज़्यादा मौत या फिर सबसे ज़्यादा कह लें शहीदी अगर किसी की हुई है तो वो भारत की हुई है। अब तक कुल 179 मेंबर्स जो है 179 पुलिस पर्सनल और आर्मी मिला जुला करके शहीद हो गए। तो भारत का इतना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी जो है भारत इसमें नहीं है। इनफैक्ट भारत ने UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके फॉर्मुलेशन में भी भारत ने एक अहम रोल निभाया, लेकिन तब भी भारत जो है वो परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है। ठीक है, ये बात है। पांचवा पॉइंट कि इंडिया जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये भी चीज़ याद रखना कि इंडियन आर्मी ने दिल्ली में एक पीस कीपिंग ऑफिस भी बना रखा है इंडियन आर्मी ने। ठीक है, इतना कमिटेड है। छठा रीज़न तुम बोलोगी कि भारत जो है वो दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ऐसी स्थिति में अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो उस काउंसिल के भीतर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बढ़ेंगे। अगर कोई इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन अगर वहाँ पे जाएगी परमानेंट मेंबरशिप में, तो क्या होगा, वो कंट्रीज़ उस काउंसिल के भीतर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो एनहेंस होंगे, वो इम्प्रूव होंगे। ऐसी स्थिति में भारत उन देशों का ख्याल रखेगा जो डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहता है ना। भारत चाहेगा कि पूरी दुनिया में हर देश में डेमोक्रेसी आए। ठीक है, कई ऐसे देश है जहाँ पे गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री का शासन लगा दिया जाता है और वो तानाशाह की तरह शासन करते हैं। म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार में यही चल रहा है। एक एक चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बातें हो गई भाई। उसके बाद तुम कहोगे कि इंडिया जो है वो टेररिज्म का विक्टिम रहा है, इंडिया में कई ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत जो है वो टेररिज्म को लेकर के भी काफ़ी सीरियस है। भारत में कई ऐसे लॉज हैं जो कि आर्मी पर्सनल को इतनी शक्ति दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर तुम पढ़ोगे अफास्पा, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, या यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, या NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो भारत बहुत कमिटेड है टेररिज्म को लेकर के। ठीक है, भारत एंटी टेररिज्म को लेकर के। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो भारत और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा एंटी टेररिज्म के पॉलिसीज़ में, टेररिज्म को रोकने में। ठीक है, उसके बाद भारत जो है उसको कई सारे सपोर्ट मिले हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने भारत को सपोर्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स ने भारत को सपोर्ट किया है कि हाँ भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें US की, तो रिसेंटली जो बाइडेन ने कहा कि हाँ भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये सभी कहते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो भारत को बहुत सारे रीजनल सपोर्ट भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो पूरे काउंसिल का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगा, लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी काउंसिल को। नहीं तो ये पाँच देश मिल करके परमानेंट मेंबर के तौर पे दुनिया चलाएंगे। किसी को UNSC पे भरोसा नहीं होगा। सबको पता होगा कि भाई UNSC क्या, भाई कश्मीर इशू को बिगाड़ा किसने, UNSC ने बिगाड़ा। उस पर भी हम लोग डिटेल पे बात करेंगे। ठीक है, कश्मीर इशू को। ठीक है, ये मामला अगर कश्मीर UNSC में नहीं जाता तो हो सकता है कि कश्मीर वाला इशू सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन UNSC वालों ने फंसा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर बात करें तो भारत की जो पॉलिसी है, भारत की UNSC में जो भी पॉलिसीज़ है, अपनी पॉलिसी प्रायोरिटीज़ है, वो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइन करती है। ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि भारत जब UNSC में जाता है ना तो ऐसी पॉलिसीज़ पे बात करता है जो सबके इंटरेस्ट में है, सबके हित में है। भारत बात करता है क्लाइमेट चेंज की, भारत बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत बात करता है एंटी टेररिज्म की, भारत बात करता है साइबर थ्रेट की। तो भारत ऐसे ऐसे इश्यूज़ पे बात करता है जिससे सारे देश प्रभावित है, सारे देश के इंटरेस्ट में है। भारत अपने इंटरेस्ट पे बात नहीं करता। ठीक है, तो भारत की पॉलिसी प्रायोरिटी, तब भी भारत के पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, अगर हम भारत खुद एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने आप को एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे दर्शाया है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे दिखाया है। और भारत ने ये कहा है कि हम कमिटेड हैं, हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले का मतलब है कि जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा तब तक हम अटैक नहीं करेंगे। और दूसरा, हम उन देशों के खिलाफ कभी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो भारत हमेशा अपने सिद्धांतों पर अड़ा है ना। तो ये चीज़ें। और भारत 8वीं बार, मोस्ट रिसेंट 2021-22, ये याद रखना, ये मॉक में पूछा गया था कि
भारत जो है आखिरी बार कब नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट हुआ था? 2021-22 के सेशन के लिए 8वीं बार इलेक्ट हुआ था। ठीक है, लास्ट 2021-22 में 8वीं बार भारत नॉन परमानेंट मेंबरशिप बन चुका है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इतना हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि भारत के पास परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। उसके लिए तुम क्या क्या ग्राउंड्स दे सकते हो, है ना? उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स दिया जा सकता है? एक सेकंड भाई। हाँ, तो हमने देखा कि पहला तो एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, टोटल 10 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। दूसरा क्या है? इंडिया इज़ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, तीसरा कारण तुम क्या बताओगे? कि इंडिया इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? चौथा कारण क्या बताओगे? इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू यूएन, पर्टिकुलरली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पांचवा क्या बोलोगे? तो इंडिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। छठा क्या बोलोगे? इंडिया हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। सातवां क्या बोलोगे? कि भाई इंडिया हैज़ रिसीव सपोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड रीजनल ग्रुप्स, है ना? आठवां क्या बोलोगे? आठवां बोलोगे इंडियाज़ पॉलिसीज पैरिटीज़ अलाइंस विथ ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी सच एज क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, नवा क्या बोलोगे? नवा बोलोगे कि इंडिया जो है वो अरे यार उफ साला ये लोग खुद। हाँ, तो देखो, तो उसके बाद क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे कि इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट अपने आप को बताता है, जो कि है भी। भारत ने तो कभी अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया किसी देश के अगेंस्ट। ठीक है, और भारत जो है वो 8वीं बार एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो कुल कितने मेजर पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 पॉइंट्स है भाई। ठीक है, तो 10 पॉइंट है। अगर तुम अपने आंसर राइटिंग में इन 10 में अगर 6 पॉइंट भी लिख दिए तो तुम्हारा आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब जो येलो में हाईलाइटेड है उस पर ध्यान देना। भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहला तो भारत की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भारत जो है सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट में खुद को एंगेज करे। सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट में खुद को एंगेज करे मतलब भारत अपना डिप्लोमेटिक नेटवर्क बढ़ाए। ठीक है, भारत अपना डिप्लोमेटिक, और सस्टेन्ड का अर्थ क्या है? सस्टेन्ड का अर्थ है कि भारत अपना डिप्लोमेटिक नेटवर्क को जिस तरीके से बढ़ाए जिससे दोनों देश को फ़ायदा हो। जैसे चाइना क्या करता है? वो जिस देश के पास जाता है मदद करने के बहाने उस देश को अपने ऊपर पूरा डिपेंडेंट कर देता है। तो चाइना भी अपना डिप्लोमेटिक नेटवर्क बढ़ा रहा है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, वो सस्टेनेबल नहीं है। चाइना के लिए तो ठीक है, लेकिन चाइना जिस देश के पास जाता है वो देश जो है उस देश को ही एक तरीके से कर्ज में डुबा देता है। लेकिन भारत को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, भारत जो है सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट में भारत को जो है खुद को एंगेज करना है, और भारत कर भी रहा है। एग्जांपल तुम दे सकते हो, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, अभी क्वाड, हालांकि क्वाड अपना रेलेवेंस खो रहा है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कई ऐसे मल्टीनेशनल फोरम है जहाँ पे भारत जो है खुद के डिप्लोमेटिक नेटवर्क को, इनफैक्ट सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा भारत को चाहिए कि भारत उन देशों के साथ कोलिशन बनाए जो देश सिमिलर रिफॉर्म्स चाहते हैं यूएनएससी में, है ना? तब सभी मिल करके आवाज़ उठाई है ना भाई। कहीं भी हमें प्रोटेस्ट करना होता है तो हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सिमिलर रिफॉर्म्स चाह रहे होते हैं ना। तो भारत ऐसा किया भी है। जैसे कि G4 कंट्रीज़ की अगर बात कर ले, G4 ग्रुप्स, G4 कंट्रीज़ इसमें हैं तुम्हारे जाके ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इंडिया। तो ये 4 लोगों का ग्रुप है। तो ये G4 कंट्रीज़ है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग एक दूसरे के परमानेंट मेंबरशिप के बिड को, मांग को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, ब्राज़ील कहता है जर्मनी, जापान, इंडिया को मिलना चाहिए, जापान कहता है बाकी 3 को मिलना चाहिए। तो G4 कंट्रीज़ भारत ने बनाए। तो भारत को चाहिए कि और भी इस तरीके के ग्रुप्स बनाए या फिर G4 को एक्सपेंड करे। ठीक है, ताकि यूएनएससी में एक यूनाइटेड वॉइस रख सके भारत। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर हम बात करें तो भारत को अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत की मिलिट्री कितनी भी मजबूत हो, लेकिन आज के टाइम पे ये जग जाहिर है कि भारत अपने मिलिट्री वेपन के लिए यूएसए, रशिया में डिपेंडेंट है।
भारत अपने मिलिट्री इंपोर्ट के लिए जब भी वॉर होता है तो भारत यूएसए के पास जाता है, नहीं तो रशिया के पास जाता है, ठीक है। तो भारत अपने एक मिलिट्री वेपन के लिए जो है बहुत इन दोनों देशों पे निर्भर है। तो भारत को चाहिए कि भारत जो है इस पे आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, बोल सकते हो। फिर तुम क्या बोलोगे कि भारत को चाहिए कि जो रीजनल इश्यूज़ है उसको भारत रिजॉल्व करे। तो भारत एक एग्ज़ाम्पल तय करेगा, एक एग्ज़ाम्पल सेट करेगा दुनिया में कि भारत जो है किस तरीके से ग्लोबल पीस को मेंटेन कर सकता है, किस तरीके से जो है दुनिया को मदद कर सकता है भारत अपनी पॉलिसी से, ठीक है, पीस इस्टेब्लिश करने पे। तो भारत को चाहिए रीजनल इशूज़, खास करके कश्मीर वाला इशू चाहिए कि भारत सॉल्व करे। अगर भारत कश्मीर वाला इशू, जो कि आज़ादी से अब तक का इशू चलता आ रहा है, कश्मीर वाले इशू को सॉल्व करे और इससे भारत एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकता है यूएनएससी के सामने, ठीक है। और फिर कोई दो राय नहीं होगा दुनिया के सामने कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद भारत को चाहिए कि मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करे। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब कि सबके हित की बात करे, जो कि भारत करता भी है। तो ये सारे तुम कारण बताओगे कि भारत की क्या स्ट्रैटेजी है और होनी चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि भारत काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि भारत अपने डिप्लोमेटिक नेटवर्क को एक्सपेंड नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि भारत जो है, तो भारत काम कर रहा है। तो उसी पॉइंट्स में तुमको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। ये बातें हो गई। आगे बात करते हैं कि भारत के लिए क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं, ठीक है। रोड ब्लॉक क्या क्या है? तो पहला तो तुम बोलोगे, हाँ, तो रोड ब्लॉक क्या क्या है? तो पहला रोड ब्लॉक तो चाइना है। चाइना फटाक से वीटो कर देता है कि भाई भारत को परमानेंट मेंबरशिप तो हम नहीं देंगे। तो पहला फैक्टर तो चाइना है, ठीक है। तो भाई चाइना को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अब चाइना ऐसा करता क्यों है? क्योंकि चाइना जो है साउथ एशिया में भारत और चाइना एक दूसरे के इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर भी है। दूसरी बात हो गई कि चाइना और भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। और भारत चाइना के सीपेक प्रोजेक्ट मतलब हो गया कि ये जो हमारा पीओके वाला रीजन है ना, यहाँ से चाइना का रोड जा रहा है, ठीक है। सीपेक हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का प्रोजेक्ट के भीतर उसको पढ़ेंगे। तो भारत उसको सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि वो भारत के वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से जा रहा है। तो कई सारे चाइना के साथ इश्यूज़ है। चाइना जो है वो भारत को देखना नहीं चाहता, ठीक है। यूएनएससी में चाइना का बस चले तो वो तो नॉन परमानेंट मेंबर भी ना भारत को आने दे, ठीक है। तो पहली तो बात ये होगी। तो चाइना जो है, चाइना फैक्टर है दूसरा, पहला। दूसरी बात है कि चाइना ने एनपीटी और सीटीबीटी जैसे ट्रीटी को साइन नहीं करा। अब एनपीटी सीटीबीटी ट्रीटी क्या है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के पॉइंट में तुमको समझा देता हूँ। बेसिकली ये ट्रीटी ये कहती है कि देशों के पास अधिकार नहीं है न्यूक्लियर वेपन को बनाने की। कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ये कहता है। लेकिन भारत इसके अगेंस्ट खड़ा है। भारत कहता है कि हर देश के पास आज़ादी होनी चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस में बनाने की। क्यों? यूएस ने नहीं बनाया क्या? क्यों रशिया ने नहीं बनाया क्या? जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया वो परमानेंट मेंबर बन के बैठा हुआ है और वहाँ बैठ के दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि आपको न्यूक्लियर वेपन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर देश के पास जो है अपने सुरक्षा के लिए हथियार होने चाहिए, वो बनाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं बनाना है तो परमानेंट मेंबर जो बैठे हुए हैं न्यूक्लियर वेपन ले लेके, उनको भी कहो कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करे, ठीक है। अपने न्यूक्लियर वेपन को अनऑपरेशनल बनाए, इनऑपरेशनल बनाए, ठीक है। तो भारत जो है इन ट्रीटीज़ को डिस्क्रिमिनेटरी कहता है टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन। P5 मेंबर्स नहीं चाहते कि उनको छोड़ के और कोई पावर आए, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि परमानेंट मेंबरशिप से भारत दूर है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा भाई? हम लोग एनपीटी सीटीबीटी को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी आईआर में ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तीसरी जो रोड ब्लॉक है वो क्या है? वो ये है कि भारत अपने वेपन इंपोर्ट के लिए बहुत यूएस रशिया पर डिपेंड करता है। चौथा जो तुम रीज़न बता सकते हो, देखो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, उस पे भारत बहुत ही पुअरली परफॉर्म करता है। तो पहला रीज़न तुमने क्या बोला? चाइना फैक्टर। दूसरा रीज़न बोला भारत का एनपीटी सीटीबीटी साइन ना करना। तीसरा तुमने क्या बोला? भारत का सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे पुअरली परफॉर्म करना। चौथा तुमने क्या बोला कि भारत जो है अपने वेपन इंपोर्ट के लिए इन देशों पे काफ़ी निर्भर है, यूएस रशिया पे जो है काफ़ी निर्भर है। उसके बाद भारत की जो इश्यूज़ है पाकिस्तान के साथ, उससे होता क्या है ना भाई कि कई देश जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे देश है जो ना कई देश पाकिस्तान के साइड जाएंगे तो भारत को लगेगा कि वो पाकिस्तान की साइड जा रहा है, और भारत के साथ जाएंगे तो पाकिस्तान को लगेगा कि वो भारत के साइड जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे देश
इस मैटर पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेते हैं। तो अगर भारत अपने रीजनल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएगा तो फिर ये समस्या नहीं होगी। जैसे देखो, भारत के पास भी तो समस्या है ना, भारत को अरब देश भी चाहिए, भारत को इसराइल भी चाहिए। अगर इसराइल और अरब में कन्फ्लिक्ट होगा तो भारत खुल करके किसी का समर्थन नहीं कर सकता, या खुल करके, नहीं तो ऐसा लगेगा कि भारत साइड्स ले रहा है। तो और दोनों में अगर रिलेशंस बन जाए तो भारत जो है वो बेहतर पोजीशन में होगा नेगोशिएट करने के लिए, है ना। वो दोनों देशों से संबंध रख सकता है। और अब्राहम अकॉर्ड एक पॉजिटिव स्टेप है, हमने पढ़ा था इसराइल पैलेस्टीन में, ठीक है। तो ये जो रीजनल इश्यूज़ है भारत के जो चल रहे हैं वो एक कारण है भाई, ठीक है। और क्या है उसके बाद देखो, यूएनएससी में अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो इसमें करना क्या होगा, यूएन चार्टर को जो है अमेंड करना पड़ेगा, यूएन चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा। और यूएन चार्टर को अमेंड करने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमें यूएन चार्टर को अमेंड करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 सपोर्ट चाहिए, 2/3 सपोर्ट प्लस P5 का हाँ चाहिए। अगेन P5, चाइना यहाँ वीटो कर देगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो 5 देश बैठे हुए हैं मुंह फाड़ के, ये चाहते भी नहीं, ये नहीं चाहते कि जो है कोई और देश जो है इस सीट को ऑक्यूपाई करे। मैंने कहा कि यूएस के जो बाइडेन ने कहा, भाई जो बाइडेन ने कह दिया, जो बाइडेन को पता है कि भारत को तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला, चाइना कर देगा। तो मैं हाँ बोल दे रहा हूँ, लेकिन वो मनी मन ना चाह रहा है, ठीक है। मैंने तुमको बताया था हेनरी किसिंगर ने क्या कहा था। हेनरी किसिंगर ने कहा था कि टू बी एनिमी ऑफ यूएस इज़ डेंजरस बट टू बी फ्रेंड ऑफ यूएस इज़ फैटल, ठीक है। अगर यूएस के साथ दुश्मनी है तो वो तो खतरनाक है ही, लेकिन अगर दोस्त बन गए तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि जो है पावर शेयर किया जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यूएसए एक बड़ा सपोर्टर भारत का दिखता है, अब अंदर से तो पता नहीं, लेकिन मुंह से तो बोलता है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में यूएसए का ईरान के साथ ख़राब रिलेशन हो रहा है, यूएसए का रशिया के साथ ख़राब रिलेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए समस्या पैदा हो जाएगी, है ना। तो ये कई सारे रोड ब्लॉक्स है कि भारत को क्यों यूएनएससी में क्या क्या जो है परमानेंट मेंबरशिप से भारत को दूर रखा जा रहा है, ठीक है भाई। अब जो है हम बात करते हैं कि यूएनएससी के साथ एसोसिएटेड इश्यूज़ क्या है, ठीक है। यूएनएससी में क्या क्या अभी इश्यूज़ चल रहे हैं। देखो ये वाला कोट, देखो इस कोट को समझो। देखो ये कोट क्या कह रहा है, ये कोटेशन है जिसको तुम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो अगर उस तरीके का क्वेश्चन आया तो। यूएनएससी कहता है, देखो यूएनएससी जो है इज़ सपोज टू बी वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी जो है वो दुनिया का सिक्योरिटी काउंसिल बनने के लिए बनाया गया था। यूएनएससी सपोज टू बी वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल बट इट ऑफन फेल्स टू लिव अप टू दैट नेम। लेकिन ये उस नाम को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने पर्पज़ को सर्व नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज द करेंट सिस्टम इज सिंपली नॉट फेयर और इफेक्टिव। If the UNSC is to be truly representative of the global community and address the challenges of the 21st century, then reform is urgently needed. रिफॉर्म की जो है हमें आवश्यकता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है हर इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ये काफ़ी लंबा हो गया है, अपलोड होने में टाइम लगेगा।